नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। हमारे बीच श्रीमती डॉक्टर भावना शेखर जी हैं और ये कथा और उपन्यास के क्षेत्र में पूरे देश में एक ख्यातिलब्ध हस्ताक्षर हैं। आज ही पटना पुस्तक मेला में इनकी नई कृति जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, अथ हवेली कथा का प्रकाशन हुआ है और आप को बता दें कि अब तक इनकी 13 कृतियाँ आ चुकी है, जिसमें 8 कृतियाँ इनकी प्रभात प्रकाशन ने ही प्रकाशित किया है। मैं मैम से जानना चाहता हूँ कि ये जो हवेली है, यह सामंतवाद का प्रतीक है। यह किसी ज़माने में क्रूरता का भी प्रतीक हुआ करता था, आज विलुप्त हो गया है। आपने यह शीर्षक चुना और इस बिंब को गढ़ा है, इसके पीछे का क्या कथा है? हवेली कथा के पीछे की कथा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और आपने ठीक कहा कि हवेलियां हों, चाहे बड़े बड़े महल हों या किले हों, वो सामंती परिवारों से जुड़े हैं और उनकी कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं। और मेरी जो हवेली है इस उपन्यास में, वो भी एक ज़माने में मुग़ल काल की हवेली है और बहुत ही वैभव से भरपूर और अपने ऊपर इतराने वाली, अपने सौंदर्य और अपने कहा जाए वास्तुकला या जो भी है उस पर बहुत ज़्यादा अपना सम्मान रखने वाली। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है, आज़ादी के बाद ये हवेलियाँ जो हैं ये धीरे धीरे उनके हाथों से छूटने लगी। जैसे राजे रजवाड़ों के किले और महल धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और आज़ादी के बाद जैसे मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ जाने लगे, तो उसके बाद ये हवेलियाँ या तो नीलाम हो गई या इनके वंशजों के हाथों इनका रखरखाव ना होने के कारण ये ध्वस्त होती चली गई। और बहुत सारी हवेलियाँ जो हैं वो खंडहरों में तब्दील हो गई और बहुत सारी हवेलियों को आज़ादी के बाद हमारे देश के बदलते परिदृश्य ने एक प्रकार से बाज़ार उसमें आ गया। बहुत लोगों ने हवेलियों को होटल बना लिया, बहुत लोगों ने उनको मॉल्स में बदल दिया और अब तो इस सदी में देखें तो अपार्टमेंट कल्चर का बहुत ज़्यादा इन हवेलियों पर आक्रमण हुआ। और क्योंकि हवेलियों के रखरखाव के लायक आज न लोगों के पास संसाधन है और न ही आज की जो पीढ़ी है वो विरासत को संभालने के लिए उतनी ज़्यादा तरजीह देती है, तो मेरे इस कहानी में, मेरे उपन्यास में भी एक ऐसी ही हवेली के बनने और उसके ध्वस्त होने की कथा जो है, और उस कथा के बीच किस प्रकार वो अपने बहुत ही वैभवशाली जो निर्माण करता थे, मालिक थे, उनके हाथों से फिसलकर आम लोगों के हाथ में आ जाती है। और आम लोगों के हाथ में आने के बाद उसमें जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो बिल्कुल साधारण लोग हैं, मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय, और उनके हाथों इस हवेली का न केवल रूप रंग बिगड़ता है, संस्कृति भी बदलती है। और उस बदलाव में कुछ सकारात्मक बातें हैं, कुछ नकारात्मक हैं, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी एक प्रकार की परंपरा या एक प्रकार की जो विरासत है वो लगातार एक सी नहीं रहती है, परिवर्तन आते हैं। समय काल जो कालखंड है वो अपना प्रहार ज़रूर करता है। तो इसमें मैंने ऐसी ही कहानी को लिया है जिसमें कोई सामंतों की कहानी नहीं है। हाँ, इसके बनने की जो कथा है उसमें वो वैभव, वो सामंती ठाठ बाट, जैसे इसमें जो मालिक हैं इसको बनाने वाले, उनकी जो 5वीं पीढ़ी है, 4थी पीढ़ी, उसकी महिला जब बाजार में निकलती थी तो पालकी में निकलती थी और दोनों लोगों की कतार खड़ी हो जाती थी सर झुका के स्वागत में। लेकिन किस प्रकार एक वक्त आया कि जब वो मालकिन थी वो दरबदर हो गई, और कैसे हुई, क्या नाटकीय स्थितियां हैं इसमें, और नाटकीय स्थितियां जो है वो यथार्थ के बहुत करीब हैं। तो मैंने कोशिश की है पुरानी दिल्ली की, जो आज से कहिए कि 70-80 वर्ष पहले जो संस्कृति बदली और उसके बाद बदलते बदलते आज वो हवेली बिल्कुल खंडहर होकर, मलबे में तब्दील होकर, अब उसको किसी ने खरीदा तो उस पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। तो ये मेरी पीड़ा है जी, वो है हवेली दुखी है, लेकिन अंत में मैंने एक सकारात्मक ये दिया है कि नहीं, वो हवेली, उसकी आत्मा अभी भी वहीं पर है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, हवेली कथा लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से मिली, किन लोगों के द्वारा मिली?
देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी कि देश की शीर्ष लेखिका हमारी प्रिय उषा किरण खान जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो चुकी हैं, उनसे मैंने एक बार शिकवा, उनसे मैं बहुत करीब थी, तो मैं उनकी कहानियों की बड़ी कायल थी और मैं कहती थी, दीदी आपकी तरह मैं कभी ग्रामीण कहानियां नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि मेरा जन्म महानगर दिल्ली में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा तो गांव का मुझे वैसा कोई अपना अनुभव नहीं है, खालिश अनुभव नहीं है। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं भावना, तुम वो लिखो जो तुम्हारे पास अनुभव है, तुम दिल्ली की कहानी लिखो। फिर मैंने सोचा, दिल्ली की कहानी का मतलब है पुरानी दिल्ली, जो विरासत है दिल्ली की, अपनी संस्कृति की वो एक पहचान है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक, और फिर मैंने एक शिवानी की कहानी पढ़ी, जिसमें एक हवेली, लाल हवेली कहानी पहले भी पढ़ी थी, तो मुझे एक मन में हुड़क उठी। मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक हवेली की कहानी लिखती हूँ। और उसके बाद मुझे लग रहा है मैं शिवानी और उषा किरण खान, अपनी दोनों प्रिय लेखिकाओं को मैं ये श्रेय दूंगी। समन्वित करके। उन्होंने मुझ में एक ये बीज बोया, मुझे उकसाया या मुझे प्रेरित किया, और न जाने फिर मैंने कलम उठाई और ये लिखना शुरू कर दिया। आज वो नहीं है, उनके लिए मैंने इस उपन्यास को उनको समर्पित किया है, पहले पन्ने पर उनका नाम है। जी। दिल्ली से हम बिहार वापस आते हैं। उषा जी आपकी प्रेरणा रही हैं और उषा किरण खान अब हम सबों के बीच नहीं है। उनका नहीं रहना बिहार के कथा जगत अर्थात मैथिली कथा जगत और पूरे देश में जो हिंदी साहित्य है वहाँ किस प्रकार का खालीपन आया है, आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा दुर्ग या किला गिर गया और जमीन जो है वो कई फुट नीचे तक जैसे गड्ढा हो गया है। मुझे लग रहा है निजी तौर पे मेरे हृदय में तो वैसा ही गड्ढा हो गया है, उसको भरने में बहुत समय लगेगा। असल में वो उनकी जगह तो जल्दी नहीं भर सकती, और बिल्कुल कुछ ऐसी क्षति हिंदी साहित्य जगत में भी हुई है। वो हिंदी और मैथिली दोनों की समान रूप से आदरणीय और बड़ी यशस्वी कथाकार थी, और उनका जाना सचमुच एक साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और अब पुस्तक मेले में हम देखते हैं हर मंच पर हर वर्ष वो नजर आती थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था उनकी पुस्तक का लोकार्पण उनके हाथों से हो, और मैं उन सौभाग्यशाली लेखिकाओं में से हूँ। मुझे प्रायः उनका आशीर्वाद मिला है, लेकिन आज बहुत ही भावुक है मेरा मन। आज ये पहली पुस्तक है जो उन्हें समर्पित की, लेकिन मंच पर उनके हाथों का स्पर्श मेरे शब्दों को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं आज वो मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रही हैं, और साहित्य जगत में उनकी कमी को बहुत लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आपकी अगली योजना क्या है? इन दिनों आप क्या गुन रही हैं, क्या धुन रही हैं और क्या लिखना चाह रही हैं? असल में इस पिछला उपन्यास और ये उपन्यास लिखने के बीच में मैंने जबकि इसको लिखते लिखते ही मैंने आधा दर्जन कहानियां भी लिखी, पर मुझे उषा दी के वो प्रेरणास्पद शब्द याद आते हैं कि भावना उपन्यास ही लिखना, क्योंकि लगता है कहानी लिखना मुझे लग रहा है फिर भी थोड़ा सहज है, उपन्यास कठिन काम है, और मुझे कठिन चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है। और मैं सोच रही हूँ मैं आगे फिर उपन्यास ही लिखने वाली हूँ। हालांकि बीच में छुटपुट कहानियाँ निकलती रहेंगी, जन्मती रहेंगी, लेकिन मेरे जहन में ऐसे कुछ प्लॉट हैं जिनको उपन्यास का रूप देना है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं पढ़ती बहुत हूँ। जैसे मुझे अभी एक मेरे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार ने कहा भी कि भावना जी बहुपठित हैं, तो मैं पढ़ती बहुत हूँ, और मुझे लगता है पढ़ना लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल मैं अभी एक लंबा सा ब्रेक लेकर, बहुत सारी किताबें पेंडिंग हैं, मुझे उनको पढ़ना है, और उसके बाद फिर लेखन का काम शुरू होगा। और लग रहा है मुझे दीदी के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती की कृपा से कलम रुकेगी नहीं, और मुझे लग रहा है पाठकों का बहुत प्यार मिलता है, उससे भी एक ऊर्जा मिलती है, तो मुझे लग रहा है कि ये चलेगा सतत। बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी मुलाकात जो आज पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर भावना जी के साथ हुआ है, इन्होंने एक सूत्र वाक्य अंत में कहा कि लिखना इससे अधिक जरूरी है पढ़ना, और इसे नई पीढ़ी को याद करना चाहिए कि हमारी जो लेखिकाएं हैं, हमारे जो लेखक हैं, वो अपनी साधना में पढ़ने को कितना महत्व देते हैं, जबकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस जाते हुए वर्ष को विदा करते हुए आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि नए वर्ष में आपकी नई कृतियां हिंदी जगत को मिले और हिंदी समृद्ध हो। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आपका